चैप्टर 1 बैक स्टोरी। ये केस सौंपा गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ डी कार्तिकेयन को। काम था देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कातिलों को ढूंढ निकालना। 24 मई 1991 हमारे कार्तिकेयन साहब हैदराबाद से चेन्नई पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री की हत्या के ठीक 3 दिन बाद उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर मैं ये केस नहीं सुलझा पाया तो। उन्हें ये डर था कि उनकी हालत भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JFK की जांच करने वालों जैसी ना हो जाए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मगर वे मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाए। कार्तिकेयन को पता था ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ करनी होगी, हजारों पन्ने पढ़ने होंगे, बिना रुके वायरलेस मैसेजेस डिकोड करने होंगे और 400 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखनी होगी। ऊपर से हर दूसरा फोन कॉल उठाना पड़ेगा। साहब मुझे कुछ बताना है। साहब मैंने कातिल को सपने में देखा था। जहां हर कोई बनना चाहता था इन्फॉर्मर ऑफ द ईयर, अब यहाँ कार्तिकेयन एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे क्राइम सीन पर, जहां एरिया को चारों तरफ से सील किया गया था। और तभी मिला पहला बड़ा सुराग। जय हिंद सर, ब्लास्ट साइट से ये चिनोम कैमरा मिला है। इसमें से फौरन रील निकालो और देखो क्या इसमें। और हाँ, उस फोटोग्राफर को भी खोजो। लेकिन किस्मत कहाँ कार्तिकेयन का साथ देने वाली थी। वो फोटोग्राफर ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने 10 तस्वीरें क्लिक कर दी थी जो बन गई थी इस केस की जान। और इन तस्वीरों को उठाया फॉरेंसिक एक्सपर्ट पी चंद्रशेखरन ने, और उन्होंने एकदम हट के तरीका अपनाया, स्कल फोटो सुप्रीम पोजीशन, जिससे सामने आया एक खतरनाक सुसाइड बॉम्बर धानु। इस फोटोग्राफर का नाम था S हरि बाबू, जो कि चेन्नई का रहने वाला था। LTTE यानी श्रीलंका का विद्रोही तमिल संगठन, जिसने खूनी युद्ध छेड़ा हुआ था अपने देश की सिहली सरकार के खिलाफ एक अलग देश तमिल ईलम की मांग में। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ 1983 में, जब श्रीलंका में सत्ताधारी सिहली भीड़ ने गरीब तमिलों पर हमला किया था और भड़का दी थी भीषण दंगे की आग, जिसकी वजह से हजारों तमिल शरणार्थी बन गए और भाग आए भारत अपने दुख दर्द और संघर्ष दोनों को साथ लेकर। फिर इन्हें दी गई हथियार चलाने की ट्रेनिंग और तमिलनाडु की सरहद पर बसे गांव बन गए गुप्त ट्रेनिंग कैंप्स। यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट है, वो ये है कि इन विद्रोहियों को समर्थन मिला था राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी से, ताकि वो तमिल विद्रोह का इस्तेमाल करके श्रीलंका को झुका सके और जिससे साउथ एशिया में भारत की पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन किसने सोचा था कि 1987 के जुलाई महीने में राजीव गांधी खुद बुलाएंगे लिट्टे के सुप्रीमो वेलुपिल्लई प्रभाकरन को दिल्ली, और वहीं राजीव गांधी ने उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे सुन के वे हक्के बक्के रह गए। लो प्रभाकरन, मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट देखना, मैं तमिलों के लिए हमेशा के लिए शांति लेकर आऊंगा। फिर 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने साइन किया इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट में। भारत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेगा, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है श्रीलंका को कब्जे में लेने के लिए। बताइए, बड़े भाई तो आए थे सबका बचाव करने, और सभी को ये भी लगा कि उनकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन हर किसी की सोच अलग थी और वहीं से शुरू हुआ बवाल। प्रभाकरन सोच रहा था, अब मुझे मिलेगा मेरा तमिल इलम, अब प्रभाकरन को मैं दबा दूंगा, मैं एक शांति दूत कहलाऊंगा और नोबल जीतूंगा। हमारे राजीव गांधी जी को तो तभी इशारा समझ जाना चाहिए था जब वो 1987 में इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट साइन करने गए थे कोलंबो, जहां कुछ घंटे बाद जब राजीव को कोलंबो में गार्ड ऑफ ऑनर दिखाया जा रहा था, तब एक श्रीलंकाई नाविक ने उनके ऊपर बंदूक की बट से हमला कर दिया। अब इसके बाद आया 1989 से 1990 का समय, जब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति राणा सिंघे प्रेमदासा ने अपने दुश्मन लिटे को हथियार दिए, साथ ही पैसे और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया ताकि IPKF को श्रीलंका से भगाया जा सके। और वही हुआ भी। LTTE ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिस वजह से भारत ने भी अपनी शांति सेना से हजारों लिट्टे लड़ाकों को मार दिया और खुद जंग में फंस गई। अब यहाँ प्रभाकरन सिर्फ नाराज नहीं थे, बल्कि अंदर ही अंदर जल रहे थे बदले की आग में। और जब 1951 के चुनावों में ओपिनियन पोस्ट ने ये दिखाया कि राजीव गांधी दोबारा PM बन सकते हैं, तो हमारे प्रभाकरन चौकन्ने हो गए। बता दें कि IB ने तो पहले ही कई संदिग्ध मैसेजेस पकड़ लिए थे और रॉ के पास भी कई ऐसी फील्ड रिपोर्ट्स थी जो ये दिखा रही थी कि LTTE के स्लीपर सेल्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। राजीव गांधी अब एक आसान शिकार बन चुके थे, क्योंकि 1989 में जब उनकी सत्ता छूटी तो उनकी
जिनकी सुरक्षा के लिए तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी वापस ले लिया गया। 21 मई 1991 शाम का समय। राजीव गांधी हैदराबाद से मद्रास जाने ही वाले थे कि तभी विमान में कुछ गड़बड़ी आ गई, जो शायद किस्मत के अच्छे होने का इशारा था, जिससे शायद वो बच सकते थे। लेकिन 1 घंटे में प्लेन ठीक हो गया और राजीव गांधी इतने खुश हो गए कि वे खुद प्लेन उड़ाकर चेन्नई पहुंच गए। और वहां भी उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन न करके बिना किसी के डर से वे भीड़ में घुल मिल रहे थे, शायद इसीलिए कि लोग उन्हें एक आम आदमी का नेता माने। और बदकिस्मती से आखिरकार एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या कर डाली, अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए। अध्याय 2। अब परतें खुल रही थी। एडमंड लोकार्ड की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी कहती है, हर अपराधी अपने पीछे निशान छोड़ता है, चाहे गलती से हो या जानबूझकर। हिंदी फिल्म इत्तेफाक 1969 में अभिनेता इफ्तिकार की एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। और एलटीटीई ने भी वही सबूतों को छोड़कर गलती की, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी हर ऑपरेशन का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन रखना। शायद यही वजह थी कि उन्होंने हरि बाबू को राजीव गांधी की हत्या फिल्माने के लिए रखा था। सुरक्षा हाई अलर्ट पर थी और बस 2 मिनट बाद तमिलनाडु पुलिस ने विंदारियनम कस्बे के पास एक लड़के को स्पीडिंग करते हुए बाइक पर रोक लिया। उस लड़के के बोलने के ढंग से पता चल रहा था कि वो श्रीलंकाई तमिल है, इसीलिए उससे पूछताछ की गई। घंटों घंटों तक सवालात चलते रहे, मगर साहब वो पत्थर की तरह चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। क्योंकि दोस्तों एलटीटीई वाले आम कातिल नहीं होते, वो तो अंधभक्त कैडर होते हैं और उन्हें चुप्पी रखने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन मामला भी आम नहीं था। एसआईटी टीम पर जनता का गुस्सा और नेताओं का दबाव दोनों ही जमकर था, और शायद यही वजह थी कि 3rd डिग्री हथकंडे अपनाए गए। मेरा नाम शंकर उर्फ कोनेश्वरम है। और ये एक आंख वाला कौन है? वो हमारा मिशन हेड है, शिवरासन। यही वो शख्स था जिसने जाफना से 9 लोगों की टॉप सीक्रेट असैसिनेशन टीम को लीड किया था। टीम में थे 2 सुसाइड बॉम्बर, एक वायरलेस ऑपरेटर, हवाला मनी मैन, ड्राइवर और इंटेलिजेंस एजेंट्स, जिसका मकसद सिर्फ एक, राजीव गांधी की हत्या। उसने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि जाने से पहले उसे एक कागज का टुकड़ा दिया गया था। ये ले, और जब वहाँ पहुँचेगा ना तो इस नंबर पर कॉल कर देना। उसने ये भी बताया कि वे लोग 1 मई 1991 को तमिलनाडु के किनारे कोड्डीकराई कैसे पहुंचते थे। और फिर जैसे ही उसने नंबर पर डायल किया, सब चीजें साफ साफ नजर आने लगी। नलिनी श्रीहरन, एक भारतीय लड़की जो प्राइवेट फर्म में काम कर रही थी, जब उनका फोन बजा। हेलो। वो मुर्गन की प्रेमिका थी, एलटीटीई का आदमी जिसने बाद में उससे शादी भी कर ली। मुर्गन को एलटीटीई लीडर पोट्टू अम्मन ने भारत भेजा था, जिसका काम था स्केच बनाना और जगहों की फोटो और वीडियो लेना। और वो नलिनी थी जिसने 2 सुसाइड बॉम्बर औरतों को अपने घर में रखा, सुभा और धानु। नलिनी उनके साथ बाजार भी गई, ढीले ढाले कपड़े खरीदने, जिनके नीचे छुपने वाला था मौत का सामान। साथ ही उन्होंने वो बेल्ट खरीदी जिसमें बम लगा था। अब 3 हफ्ते बाद 21 मई को धानु ने सलवार कमीज के नीचे बम वाली बेल्ट पहनी और राजीव गांधी का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद सुबह सुंदरम, हरि बाबू का गुरु, ने उसके पिता से कहा, उसके सारे खत जला दो, एक भी सबूत ना बचे। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर एक दिन एसआईटी हेडक्वार्टर में पहुंचा एक दमदार पैकिंग वाला लिफाफा, जिसके अंदर थे हरि बाबू के सारे कागजात जो उसने अपने कमरे में रखे हुए थे, जिसको खोलते ही फटाफट सामने आ गए सारे नाम, जैसे मुर्गन और नलिनी का भाई भाग्यनाथन। दोस्तों अभी तक तो सारे सस्पेक्ट भागते भागते श्रीलंका लौटने की जुगत में थे, लेकिन एसआईटी भी उनके पीछे आग बनकर दौड़ लगा रही थी। और फिर 10 जून को दबोच लिया गया रॉबर्ट पायस को, हिट स्क्वाड का दूसरा मेंबर। और उसके अगले दिन चेन्नई से पकड़ा गया पेरारी वालन उर्फ अरिवू, जिसने बेल्ट में बम लगाई थी और 2 9V बैटरियां सप्लाई की थी। और अब हरि बाबू के कागजों के दम पर उस दिन और भी फंसे, जैसे भाग्यनाथन और उसकी मां पद्मा, जिन्होंने और भी खुलासे किए। और उन दोनों से मिली जानकारी पर धरा गया स्मगलर एन शंगमुंगम, जिसके गुंडे 1 मई को स्क्वाड को रिसीव करने आए थे। दोस्तों बता दें, उसकी जगह पर छापे में बरामद हुए विस्फोटक पदार्थों के 121 केस और वायरलेस सेट्स, और सामने आए एलटीटीई के हथियार सप्लाई के समुद्री रास्ते। इन सब के बाद हाथ लगी धानु और सुभा की 2 चिट्ठियां, जो उन्होंने तमिलनाडु पहुंचने के हफ्ते भर बाद लिखी थी, जिससे ये साफ हो गया था कि पूरा गेम प्लान एलटीटीई का ही था और कत्ल के पीछे कोई और नहीं था दोस्तों, बल्कि वही किंगपिन एलटीटीई सुप्रीमो वी प्रभाकरण
वही आदमी जिसे राजीव गांधी ने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट में दिया था। दोस्तों, पूरे संगठन में इस सीक्रेट मिशन का पता था बस दो बड़े लोगों को, इंटेलिजेंस चीफ पट्टू अमन और महिलाओं की इंटेलिजेंस विंग की डिप्टी चीफ अखिला। दोस्तों, धानु और सुबह की चिट्ठियां सीधा इन्हीं के नाम पर लिखी जाती थी। 9 मई 1991। प्रिय अखिला, हम डटे रहेंगे जब तक मिशन पूरा नहीं होता। हम सही मौके का इंतजार करेंगे। इन चिट्ठियों में ये खुलकर लिखा था कि 2 दिन पहले चेन्नई में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में उन्होंने हत्या के प्लान का टेस्ट रन कर लिया था। लेकिन फिर बता दें कि नलिनी और मुरुगन की किस्मत ने साथ छोड़ भी दिया था, क्योंकि 15 जून को दोनों चेन्नई के सौदापेट बस स्टैंड से धर लिए गए थे। और उसके ठीक 1 महीने बाद 22 जुलाई 1991 को एसआईटी चीफ राधा विनोद राजू के नेतृत्व में छापा पड़ा था चेन्नई के भारी इलाके पंबल के एक एलटीटीई समर्थक के घर पर, और वहीं से दबोचा गया था चिन्ना संथानी को। जब वो साइनाइड कैप्सूल उठाने गया था तभी एसआईटी ने उसे चित्त कर दिया। दोस्तों, वो 9 सदस्यों वाली हिट स्क्वाड का तीसरा सदस्य था जो एसआईटी के शिकंजे में आ गया था। अब उधर वायरलेस ऑपरेटर नेहरू उर्फ नीरो उर्फ गोकुल अपने रेडियो से लगातार एलटीटीई के बॉसों से संपर्क में था। एसआईटी ने कई बार उनकी बातें इंटरसेप्ट की थी, लेकिन ट्रायंगुलेशन मशीन सटीक लोकेशन पकड़ ही नहीं पा रही थी। दोस्तों, असल में पूरी टीम को छुपाया हुआ था पोल्लाची में एस शनमुगावडी वेल्लू उर्फ थम्बी अन्ना ने, जो एलटीटीई का कट्टर समर्थक था और इसी हिट स्क्वाड का वो फाइनेंसर भी था। पूछताछ और तेज होती गई। दिन रात 3rd डिग्री वाले हथकंडे चलाए गए, यहाँ तक कि महिला आरोपियों को यौन हिंसा और अपमान की धमकियां भी दी गई, जिससे मर्द आरोपियों पर मानसिक दबाव पड़ा और उन्होंने सब उगल दिया। दोस्तों, वैसे आपको पता है ये सब वेब सीरीज द हंट में भी दिखाया गया है, लेकिन एसआईटी ने आधिकारिक तौर पर कहा हमने सिर्फ वैध तकनीकें ही इस्तेमाल की है। कोर्ट ने भी हमारी जांच की तारीफें की थी। इस सब के बावजूद भी वन आइड मैन यानी मास्टरमाइंड शिवरासन जांचकर्ताओं को चकमा देता रहा। वो एक ऐसा दुर्लभ श्रीलंकाई तमिल था जिसका लहजा बिल्कुल भारतीय तमिल जैसा था, जिससे वो समाज में आराम से घुल मिल जाता था। और अब सितंबर 1990 से मई 1991 तक उसने पूरी तैयारी कर ली थी। समर्थकों का नेटवर्क बना लिया था, सुरक्षित घर तैयार कर लिए थे, और वो हर कुछ दिनों में अपने ठिकाने को बदलता रहता था। वो भ्रम का जाल बुने जा रहा था, यहाँ तक कि शहर में उसने अपने कई हमशक्ल भी उतार दिए थे। एक गंजा हिंदू पुजारी, पगड़ी वाला सिख, टोपी वाला मुसलमान मौलवी, कैथोलिक पादरी, ये सब मिलकर एक ऐसा धुआंधार नकली खेल रच रहे थे जिससे जांचकर्ता चकरा गए। और उसे पता था कि समुद्र तटों पर सुरक्षा कड़ी है, खासकर वेंदारणयम जाफना रूट पूरी तरह से सील है। तो उसने इंतजार किया, हिसाब लगाया, और वो एसआईटी की नाक के नीचे ही छुपा रहा। लेकिन अगस्त आते आते जब एसआईटी बिल्कुल उसके पीछे पड़ गई तो शिवरासन, शुभा और नीरू एक खाली पेट्रोल टैंकर में छिपकर चेन्नई से बेंगलुरु निकल गए। इसी बीच एसआईटी को एक मरे हुए कैडर की जेब से एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था अंजनप्पा पुट्टेनहल्ली, जिसकी मदद से अब बेंगलुरु पुलिस अंजनप्पा तक पहुंची, जो कि एक बैंक कर्मचारी था, और उसने कुनाना कुंटे पुट्टेनहल्ली के पास में अपना मकान किराए पर दिया था। और दोस्तों, किराएदार कोई और नहीं बल्कि खुद शिवरासन था। दोस्तों, बता दें कि वैसे लोकेशन पता चल जाने के बावजूद भी एसआईटी और बेंगलुरु पुलिस में तालमेल की दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि दोनों को क्रेडिट लेने की जो चुल थी, उन्हें 18 अगस्त को एक टिप मिली और उन्होंने सीधा घेर लिया बेंगलुरु का वो सीक्रेट बंगला जहां पूरी टीम छिपी बैठी थी। हालात और बिगड़ गए जब एनएसजी कमांडो भी तैनात हो गए। वे घेराबंदी कर चुके थे, बस धावा बोलना ही बाकी था। तभी मेजर AK रविंद्रन को फोन आया। देखो, जब तक मैं नहीं पहुंचता कुछ मत करना, हमें शायद और लोग लगेंगे। लेकिन सर, हम तैयार हैं। अगर देर हुई तो नुकसान भारी पड़ेगा सर। कमांडो 30 घंटे तक दिल्ली से परमिशन का इंतजार करते रहे और यहाँ इस तरफ घर के बाहर भीड़ जुट गई। पूरा तमाशा बन गया। उधर शिवरासन को भी समझ में आ गया था कि अब उसे घेर लिया गया है और उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी घर के पास लकड़ियों से भरा ट्रक कीचड़ में फंस गया, जो लगभग एक झांसे जैसा लग रहा था। इससे शिवरासन घबरा गया और कुछ देर के लिए गोली बारियां भी चालू हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये स्क्वाड बहुत ही चालाक थी। उन्हें जैसे ही खतरे की आहट मिली, सबने अपने लॉकेट से जहर की गोली निकाली और उन्होंने जिंदा पकड़े जाने से बेहतर समझा मौत को गले लगाना। लेकिन एक आंख वाला जैक शिवरासन ने अलग रास्ता चुना। उसने अपनी 9mm पिस्तौल निकाली और खुद को उड़ा दिया। इस मौत के साथ साथ 9 में से 6 बड़े साजिशकर्ता या तो पकड़े गए या फिर शायद वे खुद ही दुनिया को छोड़ चुके थे। बता दें कि बाकी 3 को भी 1 साल बाद 16 मई 1992 को एसआईटी ने पकड़ लिया। अब यहाँ सवाल उठता है
कि इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या उसे जिंदा पकड़कर पूछताछ करने से भारत में बैठे LTTE समर्थकों की असलियत बाहर नहीं आ सकती थी? अब यहाँ SIT को चेन्नई के एक और LTTE सेफ हाउस में रसोई की फर्श की टाइल के नीचे छिपी एक तिजोरी जैसी जगह से शिवरासन की नोटबुक मिली, जिसमें उसने कत्ल की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिसाब किताब रखा था। कोड नेम्स, सेफ हाउस के पते, मीटिंग्स, ऑपरेटिव्स को दिए गए पैसे और भारतीय व श्रीलंकाई कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, जिससे ये भी सामने आया कि 1989 से 1991 के बीच शिवरासन स्वीडन, सिंगापुर, सऊदी, फ्रांस और UAE तक घूम चुका था और वहीं से LTTE समर्थकों से मदद भी ले रहा था। उसका एक प्लान B भी तैयार था, जहां उसने एक और ह्यूमन बॉम्ब और उसके गार्जियन को दिल्ली भेजा था ताकि वहां भी हत्या की साजिश वो रच सके। लेकिन जुलाई में वे दोनों पकड़े गए। इसके बाद कई आयोग बैठे। सबसे पहले 1992 का JS वर्मा कमीशन, जिसने SPG कवर की ढिलाई और तमिलनाडु पुलिस की नाकामी को तो उजागर किया ही, साथ ही सरकार की कैबिनेट के भीतर SPG खर्चे और पूर्व प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत को लेकर हो रही खींचातानी का भी जिक्र किया। अब मुख्य जांच अधिकारी के रघुथमन ने कमीशन को बताया, हमलावर धानु का VIP एनक्लोजर में मौजूद एक बेहद ही अहम वीडियो टेप था, जो कि IB ने तो ले लिया था, लेकिन SIT को कभी नहीं दिया गया। फिर 1996 के जैन कमीशन ने करुणानिधि की DMK सरकार को दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु में LTTE गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इससे कांग्रेस ने नवंबर 1997 में के गुजरात की यूनाइटेड फ्रंट सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और फिर आया 1999 का वो दिन। 8 साल लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 के विभाजित फैसले में कहा, 1997 की TADA कोड की सजा को बरकरार रखा जाए और 7 मुख्य साजिशकर्ताओं को, जिनमें शामिल थे नलिनी, मुर्गन, संतान और पेरारीवलन, सबको मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बता दें, किसी को फांसी नहीं हुई, सबको छोड़ दिया गया। कैसे? क्यों? करीब 10 साल बाद मार्च 2008 में राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वेल्लोर जेल पहुंची नलिनी से मिलने के लिए, ताकि वे अपने पिता की अचानक हुई मौत का जवाब पा सके। मेरे पिता की हत्या के बारे में बताओ, नलिनी बोलती गई और प्रियंका रोती रही। राजीव असैसिनेशन, हिडन ट्रुथ एंड मीटिंग बिटवीन नलिनी एंड प्रियंका में नलिनी लिखती हैं, मुझे साजिश का पता ही नहीं था। मैं तो प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे का नाम तय कर रही थी। अब इससे पहले करुणानिधि की DMK सरकार, जो हमेशा से श्रीलंका के तमिलों के लिए नरमी रखती थी, उसने फैसला आते ही तमिलनाडु गवर्नर फातिमा बीबी के जरिए राष्ट्रपति से नलिनी की फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील कर दी। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह है कि नवंबर 1999 में जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति KR नारायण से मिली, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। हमारा परिवार नहीं चाहता कि एक और बच्चा अनाथ हो। ये इशारा नलिनी की बेटी हरिता की ओर था। इसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया और आखिरकार बाकी 7 की फांसियां भी उम्र कैद में बदल गई। आज नलिनी अपने पति मुर्गन और बेटी के साथ UK में रहती है और उनकी बेटी की बस यही ख्वाहिश है, माँ बाप हमेशा उसके साथ रहे। कुल 41 आरोपियों में से 12 मारे गए। प्रभाकरण, पोट्टू अमन और अखिला लापता हो गए और बाकी 26 पर मुकदमा चल रहा है। 18 को छोटे छोटे अपराधों में 8 साल की जेल के बाद रिहा कर दिया गया। एक बरी हो गया और आखिरी 7वें वाले को राष्ट्रपति से क्षमा मिल गई। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जैसे गुनाह के लिए ये न्याय का तो मजाक ही हुआ ना। बिस्बो की शायरी। राजीव गांधी ने रखा शांति का प्रस्ताव, बदले में उनको मिला एक खूनी आघात। पता नहीं किससे कहा हुई थी भारी चूक, गवा दिया भारत ने अपना एक सपूत। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।